वेलकम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इस चैप्टर का पहले मतलब समझते हैं। तो देखिए, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। तो आपको याद है, जब कोल्ड वॉर के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी जो हमारा चैप्टर 2 था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसके बाद जब पूरे वर्ल्ड पर यूएस की हेजेमनी हो जाती है, तो वर्ल्ड यूनिपोलर बन जाता है। यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें यूएस का दबदबा या यूएस की डोमिनेंस रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि यूएस ही एक ऐसा सुपर पावर बचता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो अब देखिए, आप जानते हो कि एक बड़े स्केल पर, यानी कि बात कर रहा हूं मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, उसमें बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक अथॉरिटी की कंट्रोल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक ही अथॉरिटेरियन रूल चलेगा। इसीलिए आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर हैं और इकोनॉमिक पावर हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका की डोमिनेंस को कम करते हैं और हेल्प करते हैं कि वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियान है। तो इस पूरे चैप्टर में ना, हम सिर्फ पूरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि एमर्ज करती हैं एक ऐसी फोर्सेस के साथ, चाहे अपने इकोनॉमिक डायमेंशन को लेकर के या पॉलिटिकल डायमेंशन को लेकर के, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर को, डोमिनेंस को कम करती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे चाइना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है, ठीक है, जैसे एशियन कंटिनेंट में। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब 1939 से 1945 के बाद यूरोप के लीडर्स जो थे, यानी कि यूरोप पूरी एक तरीके से डिवास्टेट हो गया था। और आप जैसा जानते हो कि अब इनको कंसर्न था यूरोप का कि अब यूरोप की भविष्य का क्या होगा। अब देखते हैं हम, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मेनी ऑफ द अजम्पशंस ऑन स्ट्रक्चर्स ऑन विच द यूरोपियन स्टेट्स हैड बेस्ड देयर रिलेशंस। अब कहीं ना कहीं जितने भी सारे इन्होंने अजम्पशंस लगाए थे, ठीक है, कि होप लगाए थे यूरोप की एक ब्लूमिंग इकोनॉमी को लेकर के हो गया, या फिर यूरोप जो है आगे बहुत ही डेवलप्ड रिकग्नाइजेबल फोर्स की तरह इमर्ज करेगा। वर्ल्ड वॉर टू ने उन सारे होप्स को खारिज कर दिया था। जानते हो आप कि वॉर जब भी आता है हमेशा डिवास्टेशन लेके आता है। फिर 1945 में जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे ना, इन्होंने देखा कि अपनी इकोनॉमी जो है उनकी एकदम खंडित हो चुकी है। confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded। तब उनके पास कोई लेआउट भी नहीं था कि कैसे यूरोप को हम रीबिल्ड करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होता है यूरोप को वापस से बनाने का। पहले यूरोपियन यूनियन का यही मतलब है ना, कि एक तरीके से अब ये सारे डायमेंशन को कवर करता है। तो कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, आफ्टर 1945, ठीक है, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर होता है, फिर अमेरिका क्या करता है, एक मैसिव फाइनेंशियल हेल्प देता है यूरोप की इकोनॉमी को फिर से थ्राइव इन करने के लिए, ताकि एकदम से ही नहीं, अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपनी जड़ यूरोप में भी बनाई रखी है। इसी बात का आप ध्यान दे सकते हो कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने चाले पहले से चलता आ रहा है। you see the problem in America's diplomacy is that America is the most superpower, they know it, and they try to influence their rule everywhere। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी सुपर पावर है, और यही प्रॉब्लम उसको उसकी सबकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को ही कहीं ना कहीं चैनलाइज करने में हेल्प करती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे कि द यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नेटो। कहीं ना कहीं अब यूरोप के भी जितने भी रिपब्लिक्स हैं, जितने भी कंट्रीज थे, वो भी अब नेटो के अंदर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अमेरिका के जो छत्र छाया में है। तो इसी को बोलते हैं मार्शल प्लान। तो 1945 में जो फाइनेंशियल हेल्प आता है और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आता है अंडर नेटो को, उसको बोलते हैं मार्शल प्लान। अब देखिए, अब हमें फंड मिल गए अमेरिका की तरफ से, ठीक है।
तो अब उन पैसों को कैसे यूज़ करना है। तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC 1948 में एस्टैब्लिश होता है। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टू चैनल ए टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। अब आप जानते हो कि यूरोप जो है ना कहीं एक तरीके से वेस्ट यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के जो थे सारे डायमेंशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से बढ़ चुका था। लेकिन अब जो यूरोपियन इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसमें यूरोप ये जो इनकी फाउंडेशन थी वेस्ट ईस्ट को लेकर के, इसको हटाता है एंड बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। देखिए अब कहीं ना कहीं यूरोप वापस से एक तरीके से देख रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का अपने अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन से रास्ता तय होता है यूरोपियन यूनियन का। तो उसके अंदर आप देखो कि मैंने बोला मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखो 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए। अब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी भी होना ज़रूरी होता है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश होता है 1949 में। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। आप देखो पहले इकोनॉमी उन्होंने संभाला, फिर पॉलिटिकली अपने आप को संभाला, और यही प्रोसेस एक्वायर करता है नई नई पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर एक तरीके से, हर एक डायमेंशन से ही यूरोप अपने आप को वापस से एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम पावर बनाने में हेल्प कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। अब कहीं ना कहीं आप देखो कि जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अब तेजी से बनना शुरू होता है यूरोप का, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है 1992 में। देखो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप भी बना लिया। अब एक कम्युनिटी है जो इकोनॉमी पे काम करेगी। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसकी ब्रांचेस जो हैं पॉलिटिकल डायमेंशन भी ले रही हैं। और सोवियत ब्लॉक यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बाद यूरोप एक फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऐसा आप जानते हो कि जैसे कि यूरोप पहले वेस्ट में और ईस्ट में बटा हुआ था, लेकिन अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप एकदम फिर से इंटीग्रेट हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे कि इन्होंने एक फाउंडेशन तो लेकर दी, अब उस फाउंडेशन का मतलब क्या है। तो फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, cooperation on justice and home affairs and the single creation of a single currency। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, फिर से गौर करना कि जब भी यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है तो एक तरीके से यूरोपियन यूनियन खुद में पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? यहाँ पे इसका आंसर देखो आप कि जो इसकी फाउंडेशन थी यही इसमें था कि एक कॉमन फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और कॉपरेशन की बात चल रही है, जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी जो कि यूरो है। अब एक चीज आप फिर से गौर करो, जैसे ना मैंने बताया कि पहले पॉलिटिकल डायमेंशन भी लिया था यूरोपियन यूनियन ने, जैसे यहाँ पे एक अक्वायर किया था पॉलिटिकल डायमेंशन भी। तो अब कहीं ना कहीं देखो आपकी, जब मैंने बोला एक लाइन कि यूरोपियन यूनियन की जब बात हो रही है तो वो यूरोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मदद से। तो द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। इसका यही मतलब है कि जब यूरोपियन यूनियन जो है ना कहीं ना एक तरीके से पूरे अपने आप में नेशन है, यानी यूरोप की बात करता है। वाइल द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल्ड। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन उसका एक खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और एक करेंसी भी है। It also has some form of common foreign and security policy in its dealing with other nations। कहीं ना कहीं अब जब यूरोपियन यूनियन के अंदर इसके जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक वो कॉमन पर्सपेक्टिव अलाइन करते हैं, एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की नीड उनको पता चलती है कि यूरोप अब कैसे थ्राइव कर सकता है, कैसे यूरोप अपनी एक खुद की पहचान बना सकता है, साथ ही साथ अमेरिका को टक्कर दे सकता है एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए। The EU has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the East-wide Soviet bloc। जैसे अब आप जानते हो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है ईस्ट वाइड सोवियत ब्लॉक को भी अपने साथ लेकर चल सकता है। ईस्ट की बात हो रही है तो आप ध्यान में रखना कि जो सोवियत यूनियन में जितने भी ईस्ट वाले कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, उनकी बात चल रही है। The process had not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप यहाँ पे देखो एक यूनियन की बात तो होती है जब भी यूरोपियन यूनियन की बात आती है, लेकिन
मेन पॉइंट ये है ना, कहीं न कहीं खुद की नेशनल इंटरेस्ट की भी बात आती है। तो हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि जो पावर सिर्फ़ हम एक्सरसाइज़ करते हैं, वो हमारे तक ही सीमित रहे। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे एक कंट्री चाहे कि जो स्पेशल पावर एक्सरसाइज़ वो करती है, सिर्फ़ वो स्पेशल पावर उसकी तरफ रहे। ये चैनलाइज़ ना करता है यूरोपियन यूनियन में। देखिए, द ईयू पावर्स दैट वर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री for people in many countries are not very enthusiastic in giving those powers. There were also reservations about including some new countries within the EU. अब जैसे जैसे ईयू इवॉल्व कर रहा है अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को लेकर के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस लेकर के, तो यूरोपियन यूनियन की जब बात आ रही है, ठीक, तो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में भी इसका दबदबा है। ठीक, तो अब इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि ईयू जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट इकोनॉमी आप कहो, of a GDP more than 17 trillion in 2016 and 14 trillion in 2020। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बात हो रही है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं, इनके जितने मेंबर्स हैं, इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। आप जानते हो कि अब यूरो कितना स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है यूएस से कई ज़्यादा लार्ज है। और कहीं ना कहीं अब एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ढेर सारे अपने मेंबर कंट्रीज के साथ ये बहुत सारे ट्रेड भी करता है, इसलिए यूएस एंड चाइना में भी इसकी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल इन एशिया एंड अफ्रीका। ऑफ कोर्स आप जानते हो कहीं ना कहीं ट्रेड जो बैरियर्स होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन की मदद से लिंक हो जाते हैं। तो एशिया अफ्रीका हो गया, यूएस चाइना, यानी कि हर एक कंटिनेंट में कहीं ना कहीं ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो यही मतलब है ना, सीमलेस, एकदम बाउंड्री लेस हो गया, ट्रेड हो गया विदाउट एनी टैरिफ्स। अब इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ईयू भी जो पार्ट है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में, तो कहीं ना कहीं आप इसकी अहमियत देख सकते हो कि यूरोप में ईयू कितनी बड़ी पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के वजह से एमर्ज हो पा रही है खुद में। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब देखिए, टू मेंबर्स ऑफ द ईयू यहाँ पर लिखा है, बट अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ब्रिटेन जो है वो ईयू का मेंबर नहीं है। तो टू मेंबर्स ऑफ द ईयू की जगह हम पढ़ सकते हैं इसको फ्रांस, द मेंबर ऑफ ईयू दैट इज फ्रांस। आप इसको ओल्ड तरीके से भी और आज के करंट डेटा के हिसाब से भी टैली करके दोनों को मैच करके लिख सकते हो। तो टू मेंबर्स ऑफ द ईयू ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आप देखो ईयू की जो डिप्लोमेसी है, कहीं ना कहीं एक परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर होती है कितना इंपॉर्टेंस रखता है। द ईयू इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। कहीं ना कहीं अब देखो, इतने ढेर सारे कमांड होने के बाद अब यू खुद की अपनी एस्टैब्लिश पोजीशन करता है। सही कई सारी जो यूएस की पॉलिसी होती है उसमें भी ईयू चाहे तो इंटरवीन कर सकता है। वैसे जैसे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, देखिए जो ईयू का यूज़ है डिप्लोमेसी का, कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी का भी, इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन का, rather than coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation। हर जगह सिर्फ एक पावर ही काम नहीं आती है, कहीं ना आपकी एक पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होती है वो काम आती है। और यही सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ईयू का कि इतना लार्ज नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर होने के बाद भी आप देखो कहीं ना कहीं चाइना में इसने अपने ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करती है थ्रू इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस पे। अब देखो कहीं ना कहीं ईयू ने अपने डायमेंशन धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं। और अब बात आती है इसकी मिलिट्री इन्फ्लुएंस की, तो ईयू की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसकी टोटल स्पेंडिंग सेकेंड नंबर पे है यूएस के बाद। EU member France also have nuclear arsenals of approx 550 nuclear warheads। कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचो, जितने भी इसके अंदर रिपब्लिक्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिलिट्री और आर्टिलरी भी EU के साथ है। इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक। जितनी ढेर सारे आपके पास एडवांसमेंट रहेंगे उतना अच्छा आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाओगे। अब देखिए कहीं ना कहीं सारी बात हो गई इसकी अच्छाई की। अब देखिए जितनी एक वास्ट, ठीक है, वास्ट अथॉरिटी है ईयू, तो अब कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। अब देखिए, एज अ सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर या सुपर नेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, द ईयू इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। कहीं ना कहीं अब ईयू ने अपने जैसे मल्टीपल डायमेंशंस, अपने मल्टीपल ब्रांचेस हैं इसके,
कहीं ना कहीं अब ईयू इसी बलबूतर पर इंटरवीन भी कर सकता है अपने इकोनॉमी को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के, सोशल एरियाज को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इसके खुद के मेंबर्स की बात जब आती है, तो उनके खुद के फॉरेन रिलेशंस होते हैं या डिफेंस पॉलिसीज होते हैं जो कहीं ना कहीं ईयू को मैच नहीं करते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन से मैच नहीं करते हैं। और अच्छे से अगर इसको बताऊं मैं, तो जैसे कि एक कंट्री है, ठीक है, उसकी खुद की नेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल टाइज है, खुद की अगर सॉवरेनिटी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर वो ईयू के अंदर है और ईयू अगर उसको लिमिट करता है उसके पावर को, तो वो कंट्री नहीं चाहेगी कि हम ईयू के अंदर इन्फ्लुएंस में आए। जब खुद पे बात आती है तो इंडिपेंडेंसी ही, इंटरडिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंसी काम आती है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल, जो ब्रिटेन के पीएम है थे टोनी ब्लेयर, ठीक है, वो अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेजन में। लेकिन जो ईयू के नए मेंबर्स थे ना, मेड अप द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग, ये ईयू के भी कुछ मेंबर्स थे, वो अमेरिका की कोलिशन ऑफ द विलिंग, मतलब साथ में ईयू का कोलिशन था और अमेरिका का। लेकिन जहां जर्मनी और फ्रांस ने अपोज किया था इस अमेरिकन पॉलिसी को। अब देखिए, एक वर्ड आता है यूरोसेप्टिसिज्म, ठीक है, आखिर ये क्या चीज़ है? जैसे ना कहीं ये जो यूरोसेप्टिसिज्म है, यही बात आ रही है कि जब यूरो की बात आती है यूरोप की, तो पूरे यूरोपियन यूनियन को ही एक तरीके से बोला जाता है। कैसे? देयर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरोसेप्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोस अबाउट यूज इंटरग्रेशनिस्ट एजेंडा। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि एक नेशन स्टेट बनता जा रहा है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही बात आती है खुद के नेशनल इंटरेस्ट की। तो मार्gaरेट थैचर जो है, कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट से ब्रिटेन को बाहर रखती हैं। जैसे कि डेनमार्क एंड स्वीडन है, जिन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को साइन नहीं किया है और अडैप्ट नहीं किया है यूरो को। आखिर क्यों? वही बात आती है ना, खुद एक डिप्लोमेटिक नेशन भी बनना चाहते हैं आप, लाइक एक ग्रुप का पार्ट हो गए, लेकिन अपने खुद की इंडिविजुअलिटी पे भी तो आप स्टैंड रखो। देखिए, कहीं ना कहीं यही लिमिट कर देता है ईयू के एबिलिटी को फॉरेन रिलेशन और डिफेंस के मामले में। अब यहाँ पर आप टाइमलाइन है ये देख सकते हो, इसमें से कुछ की पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे कि 1979 जून में पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। अब 1985 में शेंगन एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बॉर्डर कंट्रोल को अबॉलिश कर देता है यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर से। अब कहीं ना कहीं एक सीमलेस ट्रांजिशन एंड फ्लो आप देखोगे पीपल का एंड कई चीज़ों का, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड हो गया, कहीं ना कहीं एक चैनल अच्छे से बन गया, एक चेन की तरह बनती जा रही है। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट वाज साइंड एस्टैब्लिशिंग यूरोपियन यूनियन इन 1992। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट होती है इसी के साथ, और यूरो को कॉमन करेंसी मान लिया जाता है यूरोपियन का। अब देखिए, ये इसका मैप है, ये इसके मेंबर्स हैं। आप चाहे तो पॉज करके अच्छे से देख सकते हो उनको, और यहाँ पर एक लिस्ट भी है जिसमें से आप देखो तो यहाँ पे सारे आपको मेंबर्स मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, इसका एम एक ये भी है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द मार्केट अलॉन्ग विथ इट्स पीपल एंड सर्विसेज। अब आप देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने, ये सारी कंट्रीज हैं, यूके, बल्गेरिया, स्वीडन, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क, इन्होंने ना यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया है एज अ कॉमन करेंसी लेकर के। अब यहाँ पर एक लिस्बन ट्रीटी भी होती है 2009 में, जो कहती है कि ईयू के मेंबर्स फ्री हैं ईयू को एग्जिट करने के लिए। 1993 में एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया जाता है पूरे यूरोप के लिए, ठीक है। तो अब बात रही ईयू की, ठीक है, तो यहाँ पर ईयू हमारा खत्म होता है, और हम जानते हैं कि यूरोप में ऐसी कौन सी सेंटर ऑफ पावर है जो अमेरिका की हेजेमनी को टक्कर दे सकती है, और एक बैलेंस ऑफ पावर, साथ साथ पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं एशियन पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज एशियान। तो देखिए, बात रही थी जब यूरोप की, तो कहीं ना कहीं वो वॉर से, ठीक है, वॉर लड़ते लड़ते हुआ। लेकिन अब आप पहले एक साउथ ईस्ट एशिया का बैक स्टोरी समझो, बैकलॉग समझो, ये आपको चीज़ों को ग्रास्प करने में और अच्छे से मदद करेगा। देखिए, जब बात आती है ना साउथ ईस्ट एशिया की, तो इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, इन्होंने बहुत सारे कॉलोनियलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस झेले हैं। कई इन पे कई रूल आए हैं, जैसे कि यूरोपियन एंड जापानीज दोनों। फॉर एग्जांपल सिंगापुर में आप देखो ब्रिटिशर्स का भी रूल था। एट द एंड ऑफ द वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर इनका प्रायर मोटिव था कि वापस से हम कैसे एक नेशन बिल्डिंग
तरीके से कैसे स्ट्रक्चरली रिफॉर्म लाके कैसे एक तरीके से वापस से अच्छे पाथ लीड करें. The ravages of poverty, economic backwardness, and the pressure to align with one of the great power or another during the Cold War. अब देखो, अब जैसे कि कहीं ना यही चीज़ थी कि इनके पास एक तरीके से कोई साधन नहीं था. कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे अभी अभी ये आज़ाद हुए हैं, ठीक है, फिर अगर फिर से एक कोल्ड वॉर में जैसे या तो यूएस या हेजेमनी, यूएस के हेजेमनी की तरफ जाएंगे तो उसके अंडर रहना पड़ेगा, यूएसएसआर के अंदर जाएंगे तो उसके इन्फ्लुएंस के अंडर, ठीक है. और कहीं ना कहीं एक तरीके से एकदम त्रस्त आ चुके थे कॉन्फ्लिक्ट से. अब ये इनको चाहिए था कि हमारा जो ये रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, अब ये एक तरीके से और अच्छे से एक पीस एंड डिप्लोमेसी और एक अच्छे से एकदम पीस के रास्ते पे जाए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए एक लाइन लिखी है, दिस वॉज अ रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट. अगर इन दोनों में से कोई ब्लॉक को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको बेमतलब का, अगर हम जैसे कि यूएस का भला भी चाहते हैं लेकिन यूएसएसआर के अंडर है, तो हमको मजबूरन में यूएसए के खिलाफ रहना पड़ेगा, तो वाइस वर्सा. Efforts at the Asian and Third World War unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, that is the NAM, were ineffective. अब देखिए कहीं ना कहीं एक बात करते हैं ये लोग भी थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, जहाँ पे पावर बैलेंस रहे. अब इन सब के बाद इतना इनके साथ हुआ है, इसीलिए बर्थ ऑफ एशियान वॉज इन द नीड फॉर आवर. 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ ये फाउंडिंग मेंबर्स, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये रिकग्नाइज करते हैं कि अब हमें एक कोऑपरेटिव या एक एसोसिएशन फॉर्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एशियान का जन्म होता है. अब देखिए, महत्वता समझिए आप, आखिर आपने इसका बैकग्राउंड समझ लिया, इसका महत्व भी समझ लिया. अब आपके अंदर एक चीज़ आई होगी कि ये अब नहीं चाहते हैं कि वापस से कोई एक्सप्लॉइटेशन हो हमारे ऊपर, ठीक है. इसलिए इन्होंने प्रायोरिटी दी किसको, कॉरपोरेशन को, एक एसोसिएशन बनाया. अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रीजनल कॉपरेशन का. कैसे? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान वेर प्राइमरीली टू एक्सीड इकोनॉमिक ग्रोथ. देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप कॉमन सेंस में अगर इसको लो तो ऑफ कोर्स एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए, ठीक है, एक प्रॉस्परिंग रास्ते पे चलने के लिए आपको इकोनॉमिक अपने ग्रो कराना ही पड़ेगा. एंड थ्रू दैट इकोनॉमिक साथ साथ ही सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ध्यान रखिए इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसीलिए किया है कि सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी इनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इनकी इकोनॉमी है. देखिए एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है ना, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. आप आगे अभी जितने भी पढ़ोगे उसमें रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात नहीं करती है, लेकिन अभी आप समझोगे कि एशियान ही क्यों इस पर इतना इंपॉर्टेंस रखती है. बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर. कहीं ना कहीं आप इसमें देख सकते हो कि जो एशियान है, ठीक है, वो एफर्ट्स पूरे लगा देती है, एफर्ट्स एंड एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर यूनिटी, ठीक है, सच एज द बैंगडंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट. जैसे अब कहीं ना कहीं एशियान चाहती है कि इनके जितने भी एरिया है साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, उसमें कहीं ना कहीं और वापस से इल ट्रीटमेंट न हो इनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इतने कॉलोनियलिज्म के प्रेशर में आ चुके हैं. अब देखिए जैसे कि फिर से यहाँ पे भी एक यूनियन था, ठीक है, एंड यूरोप में भी एक यूनियन है. अब आप देखोगे कि तो क्या यूरोपियन यूनियन एंड एशियान आर द सेम. तो देखिए जैसे कि ना ईयू जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर इतनी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इतनी स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर. देखिए इसका खुद का पार्लियामेंट है, इंस्टीट्यूशन है. देखिए लेकिन ना एशियान के अंदर इतना डिजायर नहीं है, ठीक है. एशियान कंट्रीज का खुद का एक है मोटो, जिसको बोलते हैं एशियान वे. अभी है क्या, देखिए एक ये इंटरेक्शन है, एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है जो कि इनफॉर्मल है और नॉन कन्फेशनिस्ट है एंड कोऑपरेटिव. कहीं ना आप देख रहे हो इसमें यूनिटी की बात हो रही है. यूनिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको खुद से इसमें समझना होगा. इनफॉर्मल, नॉन कन्फेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव. द रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल. देखा, नेशनल सोवरेनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशियान. एशियान की फंक्शनिंग में नेशनल सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? वो आगे पढ़ के आपको और अच्छे से पता चलतेगा. तो अब देखिए कहीं ना कहीं जो एशियान जो है ना, वो अब बहुत अच्छे से एक ब्लूमिंग इकोनॉमी और एकदम सोशल स्पेयर्स के अंदर आता है. देखिए इसका जो मेंबर है सिंगापुर, आप जानते हो एकदम छोटा सा है, मलेशिया के एकदम टिप पेयर है इसका. अभी आप हम मैप देखेंगे हम तो आप समझोगे.
अब देखिए कहीं ना कहीं एशिया ने ना अपनी एक अलग अलग कम्युनिटीज बना रखी हैं 2003 में, एक पार्ट ऑफ ईयू, साथ साथ ईयू के साथ ही चलते चलते एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब आप देखो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी क्या मतलब है याद है? सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हमारा आगे चैप्टर भी है, ठीक है। अब एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी फिर से है, बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। आप जानते हो, फिर से वही आपको इसमें चीज दिखेगा कि ये लोग कितना अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशन को, एस्केलेट नहीं चाहते कि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो एक आर्म्स रेस में बदल जाए और उसकी वजह से आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हो जाए। अब एशिया ने सेवरल एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें मेंबर स्टेट्स ने प्रॉमिस किया है टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। कहीं ना कहीं जब आप एशियान की बात करोगे ना, तो उसमें जब भी आती हैं चीज़ें नेशनल सोवरेनिटी जैसी, ठीक है, तो अब आप उसमें देखोगे कि इन्होंने अपने डिफरेंसेस को भी समझा है, सोवरेन राइट्स को भी समझा है। जैसे कि कॉलोनियलिज्म जब इन पे हुआ, ठीक है, तो सबके ऊपर अलग अलग टाइप का, किसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ, किसी पे लाइक अत्याचार के ऊपर भी अत्याचार हुआ, तो सब एक दूसरे के डिफरेंसेस समझते हैं एंड रेस्पेक्ट करते हैं हर एक सोवरेन राइट्स को। एक पीस, न्यूट्रलिटी, कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल रहते हैं, कॉपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। देखिए नॉन इंटरफेरेंस जैसे है ना, यही यूरोपियन यूनियन और एशियान को अलग बनाता है। इसमें आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं एक एशियान वे को एक अच्छा सा लिंक कराता है, जबकि आपने यूरोपियन यूनियन में देखा होगा यूरोसेप्टिसिज्म के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो एशियान रीजनल फोरम है, ARF, वो कहीं नहीं आपको दिखेगा कि इसका जो वैल्यू है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी जो अहमियत है वो कितना इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे 1994 में एस्टैब्लिश होता है ना, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी आउट करती है कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। कहीं ना कहीं ये अपने मेंबर स्टेट्स को भी ध्यान रख करके अपनी कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी को फॉलो अप करती है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। देखिए एशियन रीजनल फोरम, फिर से बात होती है ना, जैसे कि एशियन का जो रीजनल फोरम है, जैसे कि ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, उसको ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी पे, ठीक है। तो जो एशियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी है, एक बहुत स्मॉलर इकोनॉमी है कंपेयर टू द यूएस, ईयू और जापान को लेकर के, लेकिन इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ दीज। आखिर क्यों? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव पहले हम समझते हैं, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस। कहीं ना कहीं एक पूरे इन्होंने अपने रीजन के अंदर एक कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस बना के रखा है विद एशियन स्टेट्स के साथ साथ ही, एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं अपने ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, समाज में खुद कैसे एशियान अपने आप को दिखाता है, खुद को कैसे दर्शाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसका भी ध्यान रखता है। The economic community would also like to improve the existing Asian dispute settlement mechanism to resolve economic dispute। कहीं ना कहीं सिर्फ ये इकोनॉमी के हेल्प से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, दे लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियन सेटलमेंट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। यानी कि जो ARF आपने देखा, ये यहीं पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है ना कि इनके जो ऑलरेडी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि the economic community would also like to improve the existing Asian dispute settlement mechanism to resolve economic dispute। जो ऑलरेडी से पहले और जितने भी एग्जिस्टिंग एशियन की प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म उसको सॉल्व करता है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को। द एशियन हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, फ्री ट्रेड एरियाज हैं। कहीं ना कहीं ये ना एक तरीके से फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर एंड सर्विसेज, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखो जो फ्री ट्रेड एरियाज हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे एशियान में फैले हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, अगर ये इसके अंडर आएगा तो एक तरीके से पूरी बाउंडेशन रहेगी, सीमलेस रहेगा ट्रेड, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप ही इकोनॉमिक के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब यूएस और चाइना भी जो है ना, ये कहीं ना कहीं अब इसके अंडर आना चाहते हैं, मूव फास्ट टू नेगोशिएट विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन एशिया। अब कहीं ना कहीं आप जानते हो टैरिफ वगैरह, फ्री ट्रेड एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, तो कहीं ना कहीं यूएस एंड चाइना भी चाहेंगे कि इसके अंदर भी हम भी एंटर करके अपने भी एक अलग से इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब कहीं पे एशियान जो है अपने फिजिकल
कैपिटल को लेकर के, साथ साथ अपने जो इसके एसेट्स हैं, जैसे इसके सबसे बड़े एसेट्स हैं इसकी सोशियो कल्चरल चीज़ें, यानी कि इन्होंने एक खुद की कम्युनिटी बना रखी है सोशियो कल्चरल। अब कल्चरल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी अमंग द रीजनल एंड अदर एशियन कंट्रीज, कहीं ना कहीं ये साथ साथ कल्चरल टाइज पर भी बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे एक कॉमन कल्चर, ठीक है, एनहांसिंग द कॉमन कल्चर एंड द कल्चरल वैल्यूज, एक तरीके से लेइंग द फाउंडेशन फॉर कॉमन एथनिसिटी। पूरी एशियान में आप देखोगे कि एक तरीके से एक सारे नेशंस के बीच में ना एक कल्चरल कोऑपरेशन आपको झलकेगा, जैसे कि बुद्धिज्म आप देख लो, ठीक है, और जैसे कि इंडिया एंड एशियन स्टेट में जैसे कि कंबोडिया म्यांमार में देख लो, उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ना सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस को लेकर के, ये एशियन के सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का एक हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप एशियन के ग्रुप में, ये लाओस हो गया, जैसे मैंने बताया था सिंगापुर छोटा सा मलेशिया के एकदम, ये देखो आप इंडोनेशिया, यहाँ पे ब्रूनेई है, आप देख सकते हो। अब ये रहा एशियन का एक टेबल मेंबर्स के साथ, कुछ उसकी डिटेल्स के साथ, आप देखो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जैसा हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब ध्यान से देखिए, जो एशियान है ना ये कहीं ना कहीं एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे एक अच्छे से काम करता है, कहीं ना कहीं ये सोशो कल्चरल कम्युनिटी एक रीजनल पीस एस्टैब्लिश करती है। कैसे? जैसे कि इसका जो विजन है 2020, ये एक आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को डिफाइन कर दिया है एशियान को। कहीं ना कहीं आप अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अपने आप को दर्शा सकते हो। एशियान के जितने भी कंट्रीज हैं, आप ध्यान रखो जिन्होंने कॉलोनलिज्म सहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक धीरे धीरे अपने रीजन और इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं। दिस builds on the existing Asian policy to encourage negotiation over conflicts in the region। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है एशियान वेग की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन प्रेफर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स से ज़्यादा अपने रीजन में। जैसे कि एशियान ने एंड ऑफ द कंपोनेंट कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट किया है उसमें, तिमोर क्राइसिस में, और हर साल ये मीट करता है, डिस्कस करता है ईस्ट एशियन कॉपरेशन को। हर साल इनकी एक मीटिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं इंडिया और एशियान का क्या लिंक है। तो देखिए, जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है एशियान की ना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज में, जैसे इंडिया एंड चाइना में। और कहीं ना कहीं ये इसको एक अच्छा सा एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोल्ड वॉर एरा में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी ना, वो उतना अटेंशन नहीं दे पाई थी एशिया को, लेकिन अब इंडिया ने इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज की है और इंडिया ने अमेंड्स किए हैं। इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 एशियन मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। देख सकते हो आप कि अब इंडिया ने इंपॉर्टेंस समझी और कहीं ना कहीं एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए केम इनटू इफेक्ट इन 2010। तो आप देख सकते हो कि अब फ्री ट्रेड कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है एशियन मेंबर्स के साथ भी। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन, अब आपने इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, इसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया, अब इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आखिर सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एशियन, ठीक है। तो एशियन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसकी पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन, किस तरीके से वो डील करते हैं, कैसे कंसल्ट करते हैं अपने मेंबर स्टेट्स के साथ, विद डायलॉग पार्टनर्स एंड विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। कहीं ना कहीं वो एक नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ भी एक और अच्छे रीजनल टाइज करते हैं, और साथ साथ एक अच्छे से मेंबर स्टेट्स जो है इनके खुद में, उनमें एक कंसल्टेशन की भावना रखते हैं। और सबसे यही चीज़ एशियान को बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल forum where Asian countries and the major power can discuss political and security concerns। अब आप खुद देख सकते हो कि कितनी सबसे बड़ी एशिया की वैल्यू जो है, कि एक ओनली रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो प्रोवाइड करता है एक पॉलिटिकल फोरम, जहाँ एक पैनल, जहाँ पे आपके एशियन कंट्रीज और सारे जितने मेजर पावर हैं वो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस कर सके। तो आई होप अब आप एशियान को भी समझ गए होंगे कि एशियान आखिर में खुद में कैसे कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम चाइना की तरफ। तो द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो खुद में एक अच्छी पावर टसल दे सकती हैं यूएसए को, और वही
एक अच्छे से ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। देखिए, चाइना जो है ना, अभी एक सेकंड अल्टरनेट हो गई है पावर, ठीक है। द थर्ड मेजर से अब वो सेकंड मेजर बन चुकी है। आखिर क्यों? अब आप देखो, फिर से इसमें आप देखना कहीं ना कहीं इसमें आपको फिर से कोल्ड वॉर के लिंक्स मिलेंगे। देखिए, जो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस है ना, वो 1978 से लिंक हो चुकी है उसके साथ एज अ ग्रेट पावर। कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी इकोनॉमी से ही सब कुछ स्टार्ट किया है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये 2040 तक यूएस को ओवरटेक कर लेगी एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में। अब देखिए, जो इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना कहीं सारे रीजन्स के साथ आप देख सकते हो कि इसका इन्फ्लुएंस हर जगह है। एशिया में भी है, यूरोप में भी है। क्यों? देखिए, जो इसका रीजनल अफेयर्स पे इन्फ्लुएंस पड़ता है ना, बस इसकी इकोनॉमी को लेकर के। जैसे इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, thereby giving its enormous influence in regional affairs। कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी जो है ना, चाइना अपनी इकोनॉमी की मदद से दूसरों के रीजनल अफेयर्स में कहीं ना कहीं इंटरवीन करता है और अपने इन्फ्लुएंस जमा लेता है। देखिए, the strength of its economy, together with other factors such as the population, land mass, resources, regional location, and political influence, adds to its power in significant ways। इसकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है, और इसकी जो पॉपुलेशन है, इसके जो लैंड मास आप देख सकते हो, इसके रिसोर्सेस और इसके जो लोकेशन है, ठीक है, और साथ साथ इसके जो इतने अच्छे पॉलिटिकल टाइज हैं। क्यों? आगे हम पढ़ते हैं। अब पहले इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक चाइना फॉलोइंग कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, इट्स इकोनॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। अब आप देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, कि सोवियत मॉडल तो कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर भी चाइना ने अपना जो मॉडल है वो सोवियत मॉडल क्यों रखा? लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि चाइनीज मास्टर स्ट्रोक, द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवर इट लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अरे, ये क्या? देखो, हमने तो पढ़ना आया था कि जो बाइपोलर वर्ल्ड है यार, वेस्ट है, लाइक कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म बिल्कुल अलग है। फिर आखिर चाइना ने क्यों ऐसा किया? तो देखिए, अब इसके पास ना, it had a little choice but to fall back in its own resources for a brief period on Soviet aid and advice। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया, लेकिन इसके पास कोई लिटिल चॉइस थी कि सोवियत एड एंड एडवाइस की मदद से। इसलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं आज भी चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत प्रिवेल करती है। तो इसका जो एक मॉडल था, चाइनीज मॉडल जिसको हम कहते हैं, एक स्टेट ओन्ड, यानी कि फिर से आप देखो, जैसे कि सोशलिज्म में स्टेट ओन्ड है, ठीक है, स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल accumulated फ्रॉम एग्रीकल्चर। चाइना भी एक एग्रीकल्चर एक्यूमुलेटेड कंट्री थी। इसीलिए कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप देखो कि चाइना ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि वो फॉरेन एक्सचेंज पे कम था, उसके पास फॉरेन करेंसी जो थी वो काफ़ी कम थी, शॉर्ट थी, एंड इट नीडेड ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी। बाहर से इन्होंने देखा कि अब हमको और एडवांस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे चलने के लिए हमें और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो चाइना ने किया क्या कि चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, और आज तक यही चला आ रहा है। आप देखोगे कि आपके हाथ में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से अधिकतर मेड इन चाइना ही बने होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चाइना ने पहले से मास प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी अपनाई है, और अपने खुद के अंदर जो डोमेस्टिक गुड्स बनते हैं उनको वो सब्स्टिट्यूट कर देता है इम्पोर्ट्स के लिए। अब यही मॉडल जो है ना, चाइना को अलाउ करता है खुद के रिसोर्सेज को फाउंडेशन बनाने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब कहीं एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर का पे इसने ध्यान दिया, और चाइना ने मेन चीज़ ये ध्यान दिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दी, ठीक है। सोवियत मॉडल ने क्वांटिटी ऑफ लाइफ दी थी, क्योंकि सोवियत सिस्टम में आप देखोगे, अगर एक पॉइंट याद करोगे, तो अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बस यूएस को पीछे हराने में और मिलिट्री में लगा देता था। लेकिन यहाँ ने चाइना ने ध्यान दिया अपने लोगों पे, जैसे employment and social welfare was assured to all its citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और आप खुद समझ सकते हो कि why China is a one step ahead in the Asian economies and in the Asian continent। The economy also grew at a respectable rate of 5-6%। अब एक चीज़ देखो, इसका ग्रोथ, ठीक है, चाइना ने आखिर क्यों रिलेशन एस्टैब्लिश किया यूएस के साथ? देखिए, आप याद करोगे एक पॉइंट कि
एंड ऑफ पॉपुलैरिटी में रिफॉर्म्स लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ वाज गुड बट इट वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। कहीं ना कहीं चाइना की आप पॉपुलेशन को आप अगर देखो, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और अब ये खुद में सबके साथ लेकर के इंक्लूसिव ग्रोथ की चाइना पर्सपेक्टिव रखा, उसने सबको साथ लेकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट। अब देखिए एग्रीकल्चर से आप कितना सरप्लस जनरेट कर पाओगे इंडस्ट्रीज के लिए। तो अब क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और नॉर्मल पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो गया था, इसीलिए चाइना को 1972 में अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन छोड़ के यूएस के साथ रिलेशन बनाने पड़े, ठीक है, रिलेशन शेयर करने पड़े। अब देखिए चाइना का पाथ देखिए कैपिटलिज्म का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आखिर क्यों, देखिए जो प्रीमियर जाओ इन लाई है ना, प्राइम मिनिस्टर जाओ इन लाई, ये प्रपोज करता है 4 मॉडर्नाइजेशन: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। अब देखो कहीं ना कहीं चाइना के दिमाग में ये था कि हमें मॉडर्नाइजेशन का पाथ कैसे लेकर जाना है। तो इसके देख रहे हो अपने कई चारों जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, साइंस एंड ट्रेड और मिलिट्री, सबको साथ लेकर के इन्होंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड, एक ब्लूप्रिंट, एक तरीके से लेआउट सेट कर रखा था, बस अब उसकी फाउंडेशन लेकर नहीं थी। अब देखिए यही होता है 1978 में, जो चाइना के लीडर थे तब के देंग ज़ाओपिंग अनाउंस कर देते हैं ओपन डोर पॉलिसी फॉर इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसी के साथ साथ चाइना में स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक खुद का पाथ चाइना ने सेट किया था। द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। तो कहीं ना कहीं अब इनकी इकोनॉमी ओपन हो गई है, तो अब धीरे धीरे बाहर से और अच्छे इन्होंने सब्सिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया हायर टेक मॉडर्नाइजेशन के पाथ। अब चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे चाइना ने, जैसे मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने, चाइनीज डिडंट गो फॉर शॉक थेरेपी, ये एकदम अचानक से सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ नहीं गए, इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है 1982 में, और फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री 1998 में। धीरे धीरे आप देखो कि इन्होंने एकदम से झटके से शॉक थेरेपी की तरह इसको अपनाया नहीं अपनी इकोनॉमी को, वरना आप जानते हो कि शॉक थेरेपी के कितने बेकार रिजल्ट्स थे। ट्रेड बैरियर्स वेर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जहाँ पर अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, और जहाँ पर आप अच्छे से फ्लो हो, अच्छे से इकोनॉमी बूस्ट हो, स्टैग्नेशन से ब्रेक हो, वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुड सेटअप एंटरप्राइजेस। वही मतलब है ना कि जहाँ पे इजी सेटअप हो पाए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का। और चाइना में स्टेट प्ले करता है और कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम से तुरंत शिफ्ट कर दिया, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को अपने साथ रखा। अब धीरे धीरे आगे आप बढ़ोगे तो उसमें आप देखो जो चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई और इसी से ब्रेकअप हुआ स्टैग्नेशन का। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ी, रूरल इंडस्ट्री बढ़ी, इसका इम्पैक्ट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब आगे बढ़ते हम कि जो प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, चाइनीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ या चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है इसका, कहता है कि while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms। कहीं ना कहीं सबको जैसा लोगों ने होप किया, ठीक है, सबको वैसा बेनिफिट नहीं मिला। अच्छी फसल तो हुई, ठीक है, पर अच्छी फसल सब तक पहुंची नहीं हुई। यानी कि इन चाइना, ठीक है, चाइना लैक किया इंक्लूसिव ग्रोथ, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, 100 मिलियन पीपल लगभग जॉब की तलाश में। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th एंड 19th सेंचुरी में जैसा कि यूरोप में फीमेल एम्प्लॉयमेंट और उनको किस टाइप का दर्जा दिया जाता था, कितनी खराब हालत थी, वहाँ चाइना में फीमेल एम्प्लॉयमेंट को दिया जाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन, ठीक है, आप जानते हो कि सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी वजह से इकोनॉमिक गल्फ भी इंक्रीज होता है, जैसे गल्फ बिटवीन आर डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। जो रिच है वो रिचर बनते जाते हैं, जो पुअर है पुअर बनते जाते हैं। और urban residents and coastal are inland provinces, inequality between rural and urban हो गया। और कहीं ना कहीं जो कोस्टल है, यानी कि जो
कोने में बसे हैं कोस्टल रीजन्स में, उनके पास खुद में सर्वाइव करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेस हैं। अब देखिए, अब हमने एक चीज़ समझनी है, ठीक है, कैसे चाइना ने अपने आप को एक रीजन के अच्छे से, पहले रीजन को छोड़ो, पहले एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाया, ठीक है, फिर अपने धीरे धीरे एक हर तरीके से इकोनॉमी को सस्टेन किया, फिर अब कैसे वो रीजनली अब एशिया में डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब आप देखो द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनास इकोनॉमी, फिर से आप देखो जो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया है, इंटरडिपेंडेंसीज दैट दिस हैड क्रिएटेड हैज enabled China to have considerable influence with its trade partners। कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इन्फ्लुएंस किया है दूसरों के टाइज में, यानी कि अपने फॉरेन पॉलिसी में, कि आज चाइना अपने जो प्रोडक्शन है उसको हर जगह भेज रहा है। ठीक है, hence its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN and Russia have been tempered by economic considerations। कहीं ना कहीं अब देखो, अगर आपको किसी ने कुछ लोन दिया है, ठीक है, जैसे आपने बैंक को लोन दिया है, या फिर कोई एक मान के चलो पर्सन को लोन दिया है, ठीक है, अब आप उस आदमी से चाहते हो रिश्ता तोड़ना, ठीक है, लेकिन आप या उस आदमी से नफरत करते हो, लेकिन अब उस आदमी ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है पैसे दे करके, तो अब उस पैसे की वजह से आपको मजबूरन लिंक करना पड़ेगा अब खुद को उस आदमी से। तो अब देखिए यही चीज़ होता है, कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी है, और कहीं ना कहीं चाइना जो है ना यही करता है, और इसी की वजह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी की मदद से जो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स थे, कन्फ्रंटेशन थे, लाइक आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद जापान, यूएस, कहीं ना कहीं एक अच्छे से मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एड की मदद से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इट होप्स टू रिजॉल्व its differences with Taiwan, which is regards as a renegade province, by integrating it closely into its economy। कहीं ना कहीं जितने भी चाइना के डिस्प्यूट्स हैं ताइवान के साथ, कहीं ना कहीं फिर से ही चाइना क्या करता है कि एक एज अ मेजर इकोनॉमी की मदद से ताइवान और अपने बीच में सारे के सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए, fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of the Asian economies after the 1997 financial crisis में फिर से वही बात आती है कि अब पैसे के लिंक है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1997 में कहीं ना कहीं चाइना ने हेल्प की एशियन इकोनॉमीज को भी, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया स्टेबिलिटी के लिए। और इसके ढेर सारी जो आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका में आर इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। कहीं ना कहीं चाइना अपने इकोनॉमिक एड को डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लुएंस कर करके कहीं ना कहीं अपने रीजनल एसोसिएशन को हर एक ग्लोबल स्केल पर बढ़ा दे रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया कि चाइना कैसे अपनी इकोनॉमी की मदद से रीजनली वास्ट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब आप देख सकते हो कि चाइना कैसे एक तरीके से यूएस को मजबूर कर देता है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस को, आखिर कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है कितनी गंभीर है। देखिए इसमें आपको एक चीज़ें मिलेगी कि चाइना एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ सही चल रहा होता है तब उसको उंगली करने की आदत होती है। आखिर क्यों, ऐसा हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया और चाइना, ठीक है, एशिया के सबसे दो बड़े पावर्स हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, वेस्ट के कॉलोनाइजेशन के बाद या वेस्ट के इंपीरियलिस्टिक पावर्स के पहले, ठीक है, इंडिया और चाइना बहुत अच्छे मेजर पावर्स थे। हर तरीके से आप देखो लॉन्ग हिस्ट्री जो चाइना थी, मंगोलिया की कोरियन हिस्ट्री है, आप उठा के देख लो, उसमें पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना और तिब्बत करता था एक्सेप्ट चाइना के अथॉरिटी को। बहुत सारे वेरियस किंगडम्स हैं इंडिया में जो अपने इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करते थे बियॉन्ड बॉर्डर्स। पहले इंडिया और चाइना की आप जानते हो कोई बॉर्डर शेयर उतनी नहीं होती थी, लेकिन अब देखो होता क्या है ना कि 28th सेंचुरी जब धीरे धीरे आई, ठीक है, तो पहले ये जो लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंट्रैक्शन थे ना, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे से टक्कर खाने लगे। दे हैड सम डिफिकल्टी इवॉल्विंग अ फॉरेन पॉलिसी टू डील विद ईच अदर। और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाती है कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में। और इसी वजह से चाइना और इंडिया में कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हो तो एकदम पीसफुल सेटलमेंट नहीं रहती है। जैसे कि आफ्टर इंडिया जब अपनी इंडिपेंडेंस रिगेन करती है, ठीक है,
ब्रिटेन से, एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, देयर वाज होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ एशिया पर्टिकुलरली। तब जब चाइना ने अपने फॉरेन पावर्स को भी एक्सपेल किया, ठीक है, इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस लाई, ठीक है, 1947 में इंडिया ने, ठीक है, और 1949 में चाइना ने, तब एक ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि अब एशिया की एक और अच्छे से फ्यूचर को शेप करेंगे, और इसी से नरेशन निकला था हिंदी चीनी भाई भाई। तो हाउएवर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज मेड दैट होप। लेकिन जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ गए, ठीक है, फिर से वही बात आती है, बॉर्डर डिस्प्यूट आ जाते हैं कहीं ना कहीं इनकी जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात की थी। और जो मैंने एक अभी लाइन कही कि लाइक इंडिया, अरे चाइना ऐसे एक इंसान है जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसको उंगली करने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया, और आप जैसे कि अभी देख सकते हो कि जैसे डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 हो गया, ठीक है, सीनो इंडियन बॉर्डर एग्रीमेंट, पीस पंचशील के बाद भी चाइना और इंडिया ने इवॉल्व किया था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1962 में ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख। कहीं ना कहीं चाइना हमें दर्शाया हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी चीनी बाय बाय होने लगा अब, ठीक है। तो अब देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ना इनके 1976 तक आ जाते कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से एक और इंडिया का प्रयास था आफ्टर द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द मिड टू लेट 1970s। चाइना की जो पॉलिसी है ना वो थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई और लेस आइडियोलॉजिकल। पहले जो चाइना है, ठीक है, वो एकदम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर खूब अपने प्रिंसिपल पर बेस्ड था। अब धीरे धीरे लेकिन फिर चाइना ने भी एक मोर प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की देखी। So it was prepared to put off the settlement of contentions issues while improving relations with India। अब कहीं ना कहीं देखो एक तरीके से 1981 में ना होता क्या है, एक सीरीज ऑफ टॉक होती है कि इंडिया और चाइना अब कैसे वापस से एक अच्छी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पा सकते हैं और जियो को मेंटेन कर सकते हैं। अब एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद रिलेशन एक तरीके से दोनों ने देखा कि अब एक स्ट्रैटेजिक बेस भी है और एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, और दोनों खुद को एक तरीके से राइजिंग पावर देखते हैं। और फिर से वही बात आती है कि कैसे अब चाइना अपनी इकोनॉमी की मदद से इंडिया के अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे राजीव गांधी का जो विजिट था 1988 में चाइना में, दिसंबर 1998 में जो राजीव गांधी का विजिट था, प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर एन इम्प्रूवमेंट, एक होप था, ठीक है, ऐसा अजम्पशन किया, ऐसा लाइक होप उम्मीद थी कि इंडिया के चाइना रिलेशन फिर सुधरेंगे। और फिर से क्या होता है कि दोनों ने सोचा कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहेगी ऑन द बॉर्डर पे। दे हैव आल्सो साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस, कॉपरेशन इन साइंस टेक। अब इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो ही कहीं ना कहीं इंडिया एंड चाइना को एक लिंक करता है डिप्लोमेटिक टाइज में, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी की मदद से भी 30% पर ईयर सिंस 1999, ट्रेड ग्रोइंग 30% पर ईयर। आप समझ सकते हो, a more perspective on relation with China has emerged, positive perspective on relation with China has emerged। bilateral trade होता है 338 मिलियन 1992 में, more than 84 बिलियन इन 2017। अब देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने ना ग्लोबल लेवल पर इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड अ सिमिलर पॉलिसी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। फिर से वही बात आती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड अ सिमिलर पॉलिसी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखो कि इंडिया को अगर चाहता है, जैसे कि 1962 वॉर झेलने के बाद भी अक्साई चीन भी, लेकिन इंडिया आखिर क्यों, इकोनॉमी की वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो अर्थव्यवस्था है, चाइनीज ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और जितने भी एक तरीके से जो अंडर करेंट्स की अभी हम बात करेंगे वो लाई करता है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। और अब इंडिया एंड चाइना both institutions, both these countries have their hopes together along with the World Trade Organizations। अब देखिए अंडर करेंट्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। अब देखिए अंडर करेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक फीलिंग जो कि अक्सर नेगेटिव होती है, ठीक है, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो हमें बाद में पता चलते हैं। लाइक जैसे कि हमें मालूम है कुछ चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं वो नेगेटिव है, और उसका हमें पता चलता है कि हमें ऐसा बताया जाता है या लगता है ना कि ये चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन
उसका जो पर्पस है वो हिडन होता है और इफेक्ट हमें बाद में पता चलते हैं। जैसे कि इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट वर्सेस चाइना कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग पाक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। अब कहीं ना कहीं चाइना ने पाक को बहुत सपोर्ट किया है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। चाइना के मिलिट्री रिलेशन जो है बांग्लादेश म्यांमार से वेर व्यूज एज हॉस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट। जैसा फिर से बात कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम अलग अलग एग्रीमेंट्स पे साइन कर नहीं पाते हैं, एक सेम सिमिलैरिटी शेयर नहीं कर पाते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड एफर्ट्स टू सॉल्व देम। इकोनॉमिक फैक्टर जो है ट्रेड एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। देखिए भाई मैंने बोला ना, कहीं कहीं आर्थिक व्यवस्था जो है इंसान को बड़ी मजबूर कर देती है और सेम होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी। अब आगे बढ़ते हैं हम, जापान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आखिर अब जापान एक ऐसा छोटा सा देश, ठीक है, कैसे थ्रेट करता है कि ये भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। तो देखिए जापान ना पहले से ही एक स्मॉल आइलैंड पे है, इसके पास इतने कम नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इसने तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी हमला सहा है। तो देखिए आखिर कैसे जापान अपने आप को एक एमर्जिंग नेशन और एक डेवलप नेशन में साबित किया खुद को, और आज भी ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन के बैठा है। अब देखिए जो चाइना है ना, कहीं न कहीं एक तरीके से खुद में बहुत स्ट्रक्चरली रिफॉर्म लाए उन्होंने और स्टेप बाय स्टेप किया। लेकिन जापान जो है, इन्होंने पहले धीरे-धीरे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी इन 1964, ठीक है? और 2017 में ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है एंड इट इज द ओनली एशियन मेंबर, ध्यान दीजिएगा, ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G7। आज आपको ये खुद में जापान एक मिसाल खड़ी करके दिखाता है कि G7 का मेंबर होना कितनी बड़ी बात होती है एंड इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं देखिए अब जो जापान है कैसे उन्होंने खुद को इतना बड़ा बनाया। जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यूएन जो है उसके अंदर अगर आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, उसकी बजट आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको में खुद में वो कंट्री दर्शाती है कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कैसे वो जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड के जो पीस है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीस एंड जो सेटलमेंट्स है सारी, उसके अंदर कैसे अपने रोल को और अपने डोमिनेंस को शो करता है। जापान हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विद द यूएस सिंस 1951। कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनकर के खड़ा है, लेकिन एक होता है ना, जैसे एक सुप्रीम पावर यानी कि यूएस एक सुपर पावर के साथ इसके भी टाइज हैं। एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द जापानीज पीपल फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सोवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट और यूज ऑफ अ फोर्स एज सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जापान का आर्टिकल 9 कहता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम जब भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को अगर सेटल करेंगे तो वो आर्म्ड रेबेलियन में नहीं जाना चाहिए। हम हर एक कंट्री की सोवरेन राइट को रिस्पेक्ट देंगे और वॉर को हम एकदम मानते ही नहीं है, ठीक है। एंड द थ्रेट और यूज ऑफ अ फोर्स एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को अगर सेटल भी करेंगे तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू वर्ड्स के साथ करेंगे। Although Japan's military expenditure is only 1% of its GDP, it is the seventh largest in the world. कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जापान अपने मिलिट्री में थोड़ा ही एक्सपेंडिचर करता है बट इस सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। कैसे? क्योंकि जापान ने धीरे धीरे अपने सारे सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने ध्यान दिया कि कैसे हम एक छोटे से एमर्ज होकर नेशन भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस मिसाल पर ला के खड़ी कर दें कि आज हमें लोग अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के नाम से जाने। अपने आप में ही एक एशियन मेंबर होना, ओनली एशियन मेंबर होना G7 की बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं साउथ कोरिया, ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं साउथ कोरिया की। तो हिस्ट्री ऑफ द कोरियन पेनिनसुला में जैसे होता है, कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलोंग द 38 पैरेलल में। आप जानते हो जो 38 पैरेलल है उसमें जो कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
एक हो जाता है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। तो अब कोरियन वॉर ड्यूरिंग 1950 एंड 53 एंड डायनामिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर एरा फर्दर इंटेंसिफाइड द राइवलरीज बिटवीन द टू साइड्स। कहीं ना कहीं एक दूसरे में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में पावर टेस्टल हमेशा से रही है। एंड बोथ द कोरियाज फाइनली बिकेम मेंबर्स ऑफ द यूएन ऑन 17 सितंबर 1991। 17 सितंबर 1991 में कोरिया, दोनों कोरिया बन जाते हैं मेंबर यूएन के। अब कहीं ना कहीं देखिए साउथ कोरिया जो है ना एक सेंटर ऑफ पावर बनता तो है एशिया में साथ साथ में 1960s और 1980s के बीच में, और धीरे धीरे ये ग्रो करने लगता है एक इकोनॉमिक पावर में। आप ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं एक यूएस को चैलेंज करने की बात आती है तो इकोनॉमी के मदद से और पॉलिटिकली कैसे, दोनों पर्सपेक्टिव और दोनों डायमेंशंस को साथ रखते हुए भी कुछ एक फील्ड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कंट्रीज और दूसरी दूसरी फील्ड में। अब देखिए जो कोरिया के सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं ना उनको एक हम लोग टर्म देते हैं मिरेकल ऑन द हान रिवर। अब मिरेकल ऑन द हान रिवर से क्या मतलब है, 2017 में जो इसकी इकोनॉमी है ना वो 11th लार्जेस्ट बन गई थी और इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द 10th लार्जेस्ट। देखिए अब साउथ कोरिया ने क्या किया है, सबसे पहले इसका सबसे अच्छा मिसाल है कि इसने अपने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में इसके जो साउथ कोरिया की इंडेक्स थी, रैंक थी, यानी कि वो 18 थी। अब इसके मेजर फैक्टर जो है ना इसके हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी में कि सब इसके बेनिफिट्स अच्छे से इक्वली रीप कर सकें। अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, स्ट्रॉन्ग रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। देखिए अब इसकी कुछ कंपनीज है सैमसंग एंड ह्यूंडई, आप देख सकते हो इनका कितना बड़ा कमर्शियल टाइज है, कल्चरल टाइज है। खुद में कहीं ना कहीं साउथ कोरिया आपको एक एग्जांपल देता है कि एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक ग्लोबल स्केल पे। अब आते हैं सार्क की तरफ, ठीक है, तो आप पहले मैप देख लो सार्क का। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए अब जो ये हमारा रीजन है ना साउथ एशिया, ठीक है, वो बहुत अच्छा से एक तरीके से आप देखो तो पीस वाला रीजन नहीं है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ढेर सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जो इंडिया है अपने आप में इतना वास्ट है, डाइवर्सिटी है इसके अंदर। कुछ कंट्रीज हैं जो वॉर के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं, और देखो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से हॉस्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखोगे कि इसमें जो शार्क ने फिर भी कैसे अपने आप को ऐसा फ्रेम किया कि जो साउथ एशिया में कॉपरेशन मैंने रीजनल कॉपरेशन की। देखिए आप खंडित अगर रहोगे तो आप अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपको एक रीजनल कॉपरेशन होना मस्ट है, और वही काम करता है सार्क। देखिए ये होता क्या है ना कि ढाका में 1985 बनने के बाद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और अफगानिस्तान ज्वाइन करता है शार्क को 2007 में, और इसका परमानेंट हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव समझिएगा सबसे पहले, ठीक है। साउथ एशिया जैसे मैंने बोला हॉस्टाइल है, ठीक है, इसके अंदर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाए। To promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life, रीजनल कॉपरेशन कब बढ़ेगा, जब एक अच्छे सिटीजन्स एक अच्छी कंट्री को फ्रेम देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। जैसे कि अगर आप देखोगे तो सार्क में जितनी भी कंट्रीज है ना ये कुछ डेवलपिंग नेशंस है, ये डेवलपिंग नेशंस का ज़्यादा एक ग्रुप है। देखिए वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि ये लाइन जो फुल पोटेंशियल है अपने आप को उनको रियलाइज करे। इसीलिए सार्क कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके रीजनल कॉपरेशन की मदद से एक अपने आप को ग्लोबली एक अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर बनाता है, टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन, एक दूसरे की प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो गया, म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी कोल्ड वॉर से लिंक करती है। तो देखिए 2006 में इसको रशिया ने फाइंड किया था। ब्रिक 2009 तक ब्रिक ही रहता है, और एस इसका जो ब्रिक्स है साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है 2009 में, तो ब्रिक्स बन जाता है। अब देखिए कोल्ड वॉर के बाद ब्रिक्स को इसीलिए बनाया ही गया कि जो हेजेमनी ऑफ द यूएस है ना
उसको रशिया चाहता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ साथ उसको काउंटर करे। बट इंडिया हैड अ डिलेमा बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन इन 1991, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस के साथ साथ। आखिर ऐसा क्यों, इंडिया तुरंत ज्वाइन क्यों नहीं करता है? तो इंडिया को क्या होता है ना, जैसे कि 1991 में जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई रहती है, तब उसमें यूएस जो है ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर ढेर सारे सैंक्शंस इंट्रोड्यूस करता है। और जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसमें यूएस ने अपने इन्वेस्टमेंट दी थी। तो यही एक डिलेमा सा बन गया था ना कि कैसे अभी हमने जिसकी हेल्प की ली है उसके हम अगेंस्ट जाएं। लेकिन फिर 21st सेंचुरी के आते आते रियलाइज़ करता है इंडिया कि यूएस के जो सैंक्शंस थे ईरान पे, उसके हिसाब से इंडिया ने ऑब्जर्व करना देखा। और इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि टू मच ऑफ डिपेंडेंस जो है ना यूएस डॉलर पे और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो कि यूएस के कंट्रोल में है ना कहीं ये हमारे खिलाफ भी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया ज्वाइन करता है ब्रिक। अब की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आप देखिए, cooperate and distribute mutual economic growth among its members beside non-interference in the international policies of each nations and mutual equality। इसका भी सेम मोटो है कि कॉपरेशन, एक म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए जैसे कि जो है ना कि एक तरीके से आप देखो, इंडिया ने इसलिए ज्वाइन किया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से यूएस को ये टक्कर दे सके। और रशिया डिसाइडेड टू टेक द सपोर्ट ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज टू काउंटर हेजमनी। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखो कि एक जो म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके beside non-interference in the internal policies of each nations and mutual equality। The term BRIC was given by Jim O'Neill 2001 में। जिम ओनील ने ब्रिक टर्म देते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि डेवलपिंग एंड न्यूली जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है ये डोमिनेट कर सकती हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज को। और ये कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पढ़ सकते हो कि फर्स्ट ब्रिक समिट 2009 रशिया में हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये रहा ब्रिक का मैप। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया एंड चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रशिया। अब पढ़ते हैं हम रशिया के बारे में, जैसे कि रशिया कैसे एक अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। तो जब आप और हम सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि रशिया ऑन पेपर बस एक ऑर्डिनरी रिपब्लिक था, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वही था, रशिया ही था। और ये सक्सेसर बनता है यूएसएसआर का। तो इसी के साथ रशिया जो है ना, देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन है। 1980s में सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद अर्ली 1990s में रशिया एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। रशिया की जीडीपी करेंटली 11th इन द वर्ल्ड है। इसके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के और गैस के, जिसको एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे गैस एंड ऑयल। ठीक है, रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट में भी रशिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन के आर्म्स और एमिनिशंस रखे पड़े हैं। और रशिया कहीं ना कहीं एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 मेंबर है, जो कहीं ना कहीं सबसे इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए इंडिया, ठीक है, इंडिया कैसे एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। देखिए इंडिया हमेशा से ही एक डेवलपिंग इकोनॉमी रही है और इंडिया हमें अमेज करता है अलग अलग एमर्जिंग ग्लोबल पावर के तरीके से। इसकी मल्टी डायमेंशनल वे को अगर हम देखें तो इसकी इकोनॉमी, कल्चरली, स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो कि है इंडिया की, वो उसको साथ ही साथ इसकी पॉपुलेशन मोर देन 135 करोड़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और कहीं ना कहीं अब हम सबसे 2034 आते आते या उससे पहले भी एमर्ज कर लेंगे एज द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये टारगेट करते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट का, एन एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर जहाँ 200 भी ज़्यादा मिलियन पीपल लोग हैं। और इंडियन डिस्पोरा, ठीक है, डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट लोगों पर बहुत फैल रहा है और कहीं ना कहीं हम एक जो यूथ है हमारी, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। मेक इन इंडिया स्कीम हो गई, टेक्नोलॉजी, साइंस और ढेर सारे जो इंडिया की माइलस्टोन इकोनॉमी की, ये सारे चेंजेस इंडिया को एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं इन द वर्ल्ड में।
अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इसराइल के बारे में। ठीक है, इसराइल कैसे, देखिए इसराइल जो है ना, ये अपने आप में आपको डिफेंस इतना स्ट्रांग, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग, इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो एक मिडिल पॉलिटिक्स है इन द situated in the middle of the burning politics of West Asian countries. Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense, technological innovations, industrialization and agricultural development. कहीं ना कहीं जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप देखो उसमें से इसराइल घिरा हुआ है कुछ ही एक स्मॉल जूइश पॉपुलेशन के साथ और जाविस नेशन जो कि है इसराइल, और इसके अंदर भी एक तरीके से अपने आप को एक बहुत अच्छे से एमर्जिंग नेशन की तरह और एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस इंटेलिजेंस के मामले में ये अपने आप को अपोज करता है और दिखाता है कि हाँ, इसराइल कैन बी एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर टू। तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बन सकते हैं और एक अच्छे से ग्लोबल स्केल पर पीस मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंस रख सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।